मुंशी प्रेमचंद, इस नाम से हम सब वाकिफ़ हैं। बचपन में हम सब ने उनकी कहानियाँ अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ी हैं। हम सब जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद समाज में जो विसंगतियाँ थीं, जो अनफ़ेयर तरीके से ये सिस्टम चल रहा था, सामाजिक ढाँचा जितना अनफ़ेयर था, मुंशी प्रेमचंद ने उसका रूप समाज के सामने प्रस्तुत किया। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में विशेष तौर पर ग्रामीण जीवन की जो विसंगतियां हैं, उनका बहुत जीवंत चित्रण किया जाता है। अब समय बेशक बहुत बदल गया है, लेकिन इंसानी भावनाएं, इंसान का जीवन को देखने का तरीका वो नहीं बदला है। आज मैं आप सभी के साथ जय किशोर जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। जय किशोर जी, जो कि एक 75 वर्षीय व्यक्ति हैं। वैसे तो पूरे सेशन के दौरान जय किशोर जी ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि वो ही मुंशी प्रेमचंद हैं, लेकिन जो टूटी-फूटी जो जब उनसे नाम पूछा गया तो जो टूटे-फूटे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा, उससे यही महसूस होता है कि वो मुंशी प्रेमचंद का रीबर्थ है। जय किशोर जी, जो कि एक लगभग 75 वर्षीय व्यक्ति हैं, उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। उन्होंने विवाह नहीं कराया। उनका जन्म एक काफ़ी धनाढ्य परिवार में हुआ। जीवन की सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी जय किशोर जी भावनात्मक रूप से बहुत ही अपने आप को कमज़ोर पाते थे। वो पाते थे कि वो बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं। दूसरे के दर्द को देखकर उन्हें ऐसे लगने लगता है जैसे वो उनका दर्द है। वैसे तो ये एक बहुत खूबसूरत मानवीय फीलिंग है, लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा दूसरे के दर्द को ऑब्ज़र्व करेंगे, तो ये एक तरह से गलत है। कुछ-कुछ ऐसा ही जय किशोर जी के साथ भी था। उनका आज जबकि वो 75 वर्ष के हैं, जन्म भी उनका अच्छे परिवार में हुआ, फिर भी उन्होंने विवाह नहीं कराया, क्योंकि जीवन के प्रति उनका नज़रिया आम व्यक्तियों के नज़रिए से बहुत अलग था। कुछ हद तक आप ऐसा कह सकते हैं कि उदासीन था। जीवन में एक सामान्य व्यक्ति की तरह खुशी ढूँढना, आनंद ढूँढना, वो ऐसा नहीं कर पाते थे और बहुत अधिक नर्म स्वभाव के होने के कारण कई बार वो ठगे भी गए हैं। लेकिन फिर भी उनका पूरा जीवन आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न गुज़रा, क्योंकि वो एक संपन्न परिवार में जन्मे हैं, जबकि उन्होंने बहुत खुले दिल से समाज कल्याण के लिए कार्य किया, जितना भी वो कर सकते थे, भावनात्मक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। स्वयं उन्होंने जीवन पर्यंत कोई विशेष कार्य नहीं किया, ना ही विवाह किया, और वो यही जानना चाहते थे कि वो उनका जीवन सामान्य व्यक्तियों की तरह क्यों नहीं रहा। अब जबकि वो उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो वो ये जानना चाह रहे थे कि उन्होंने विवाह भी नहीं करा और एक आम व्यक्ति की जो नज़रिया होता है जीवन के प्रति, उससे अधिक वो भावनात्मक रूप से अपने आप को चीज़ों के साथ, ख़ास तौर पे किसी के दर्द के साथ कनेक्ट कर लेते थे, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं था। अब हम सीधा जय किशोर पिया पर आते हैं। जब उनसे पूछा गया, आप अपने आप को किस रूप में देख रहे हैं? मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। मेरे घर में आज चहल पहल है, विवाह का माहौल है, बहुत सारी औरतें बैठकर बातें कर रही हैं, लड्डू बनने की खुशबू आ रही है। मेरा मन ललचा रहा है, लेकिन मुझे लड्डू खाने से मना किया गया है। आपको क्यों मना किया गया है? नहीं पता, मुझे नहीं पता। घर में आज किसकी शादी है? आज मेरे पिता की शादी है। उन्होंने देखा कि वो एक छोटे बच्चे हैं, 8 या 9 साल के, लगभग 8-9 साल के, और उनके पिता का विवाह हो रहा है। उन्होंने ये देखा कि वो एक उदास बच्चे के रूप में उन्होंने अपना जीवन एक गुज़ारा। सौतेली माँ होने के कारण उन्हें वो
प्रेम, जो एक माँ का प्रेम और जीवन में एक अभाव, धन का अभाव, प्रेम का अभाव उन्हें जन्म से मिला। और यही वो अभाव था जो उनके अंदर, जो इतना वो इमोशनली चीज़ों के साथ कनेक्ट हो पाते थे, वो इसी वजह से हो पाते थे। क्योंकि ये जो अभाव रहे धन का और प्रेम का, इन्होंने इन अभावों ने उन्हें भावनात्मक रूप से चीज़ों को समझने के लिए ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर कर दिया। जीवन में जो मुश्किलें आती हैं वो भी किसी न किसी चीज़ के लिए आपको तैयार करती हैं। मुंशी प्रेमचंद के जीवन में अगर अभाव रहा धन का, प्रेम का, तो वो भावनात्मक रूप से उनकी कहानियों में उड़ेला गया, जो समाज का एक आईना बन के हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। जब उनसे कहा गया, उम्र में थोड़ा आगे जाइए, और जब आप 20 वर्ष के हैं, इस समय आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, वो मुझसे नाराज है। क्यों? क्योंकि मैं उनकी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। वो एक अच्छे परिवार की महिला है और मैं एक गरीब युवक हूँ। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कैसे ज़िंदगी का दर्द, अगर आप भावनात्मक रूप से चीज़ों को बहुत बहुत ज़्यादा अंदर आत्मसात कर रहे हैं, तो वैसे तो ये एक कमज़ोरी है, क्योंकि दर्द को आत्मसात करना गलत है, लेकिन दर्द को आत्मसात करने के बाद आप उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं जहां आप न सिर्फ सामने वाले की ट्रू फीलिंग्स को महसूस कर पाते हैं, बल्कि प्रेमचंद जी ने एक स्टेप आगे बढ़कर उन फीलिंग्स को कहानियों में उड़ेल दिया, जो हमारे लिए एक ह्यूमन मस्तिष्क को समझने का, मनोविज्ञान को समझने का तरीका बन गया, जरिया बन गया, सरल विधि बन गया। मेरी पत्नी कहती है, मैं बस सारे दिन पढ़ता ही रहता हूँ और तो कुछ नहीं करता, मैं खाली बैठा रहता हूँ। वो मुझे ताने मारती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं सारा दिन यूं ही किताबें पढ़कर बर्बाद करता हूँ। मैं बस किस्से, कहानियां पढ़ता हूँ, कुछ भी सार्थक नहीं करता, और उन्हें कुछ भी देने में असमर्थ हूँ। अगले दृश्य में वो बताते हैं कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर जा चुकी है, और उनके जाने की वजह, मुख्य वजह धन, और उनकी पत्नी की नज़र में उनका वैल्यूहीन होना, उनका कुछ ना करना है। यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, आप समझिए कि मुंशी प्रेमचंद के अपना ही जो उनका वैवाहिक जीवन था, उनकी पहली शादी थी, वो अच्छी नहीं रही। ऐसी स्थिति में कोई उस समय का, उस समाज का सामान्य पुरुष होता, आज के समाज का भी, तो वो महिलाओं में ही कमी निकालता है और अपने आप को दोषी नहीं मानता है। लेकिन यहाँ उल्टा था। जय किशोर जी, उनकी पत्नी उन्हें छोड़ के जा रही है, उनका तिरस्कार कर रही है, ये चीज़ें उन्होंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी, लेकिन फिर भी वो उनका अनादर नहीं कर रहे थे, वो उनको गलत नहीं ठहरा रहे थे, वो उनको जायज़ ठहरा रहे थे, वो उनको सही ठहरा रहे थे। वो ये मान रहे थे कि एक अमीर महिला से विवाह कर कर मैंने गलत किया। यदि मैं उसको वो जीवन नहीं दे सकता जो वो जीती आई है, तो मुझे उससे विवाह नहीं करना चाहिए था। ये उनके शब्द थे। यहाँ पर आप चीज़ को समझिए, देखिए कि एक व्यक्ति अपने दर्द में भी अपना दर्द ना देखकर दूसरे की चप्पल में पाँव डाल के देख रहा है कि उस वो क्यों कर रहा है ऐसा। ये छोटी बात नहीं है, ये मतलब आज के समाज में भी ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है। हम में से कितने लोग हैं, जब हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो हम दूसरे की चप्पल में पाँव डालकर देख पाते? नहीं देख पाते। हम यही, हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही हैं, हमारी वाइफ गलत है या हमारे हस्बैंड गलत है, ऐसे ही करते हैं। लेकिन इस स्थिति में भी उन्होंने ऐसा नहीं किया।
तो देखिए कि हम समझ सकते हैं कि ये जो संस्कार हैं जय किशोर जी में, जो भावनात्मक रूप से वो एक अलग तरह के इंसान है, सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं, बहुत गहराई से अटैच हो जाते हैं चीज़ों से। ये गुण शायद कई जन्मों में उन्होंने अपने अंदर डेवलप किया। वो उस एक बर्थ में तो बस निकल कर सामने आ गया। और भी बहुत कुछ था जो जय किशोर जी ने वर्णित किया। अगर आप लोग इस केस को पसंद करेंगे तो मैं और डिटेल में आपको इस केस के विषय में बताऊंगी। लेकिन इस सारे केस में जो एक निचोड़ निकल के आया, वो निचोड़ ये निकल के आया कि चीज़ों को दूसरों की नज़र से भी देखिए, तभी आप क्रिएटिव बन पाते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी बन पाए, क्योंकि आप सामने वाले की नज़र से, अपनी नज़र से तो आप हमेशा ही सोच रहे हैं, लेकिन तब आप सामने वाले की नज़र से भी सोचने लगते हैं, तो आपका दायरा कितना बढ़ जाता है सोचने का। और ये जो बड़ा नज़रिया था ना चीज़ों को दूसरे की नज़र से समझने का, इन्होंने ये जो नज़रिया था सबके मन में घुस जाने का, इसी ने मुंशी प्रेमचंद को एक बेहतरीन राइटर के रूप में हमारे सामने पेश किया। वैसे जय किशोर जी का आज का जीवन यदि बोलें तो हम बोलेंगे कि पास्ट बर्थ में बेशक वो एक गरीब परिवार में रहे हैं, इसी जन्म उनका एक बहुत अच्छे परिवार में हुआ। वो स्वयं बताते हैं कि उन्होंने ज़्यादा कुछ भी जीवन में धन अर्जन नहीं किया है, विवाह भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनका जीवन अच्छा गुजरा क्योंकि एक अच्छी धन संपन्नता उनके माता पिता उनके लिए छोड़ कर गए। यहाँ सिर्फ इतना था कि जय किशोर जी को ये लगता रहा कि अगर मैं इतना इमोशनल नहीं होता, अगर मैं इतना ज़्यादा चीज़ों के साथ अटैच नहीं हो जाऊँ, तो शायद मैं अलग तरह का जीवन जीता, सामान्य जीवन जीता। क्या वो सही होता? इसका जवाब भी उन्हें इस पीएलआर में मिला। अगर आप जानना चाहेंगे इसका क्या जवाब उन्हें मिला, तो मैं अगली कड़ी में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सेकंड चैनल का लिंक दिया गया है। वहाँ भी इसी प्रकार की वीडियोस प्रस्तुत की जाती हैं। अगर आप पीएलआर करवाना या सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे।